हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। टोटल हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज के 3 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। बस एक लेक्चर और उसका आएगा जिसमें कि हम उससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी पूछी गई हो उसको हम कर लेंगे कवर, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 हम कवर करने जा रहे हैं। अब हमें ये लगेगा कि हाँ एक्चुअल में केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 बेसिकली यूनिट कन्वर्जन और सिंपल बेसिक कंसेप्ट थे उसमें केमिस्ट्री के, है ना। हालांकि नीड काफ़ी है उनकी, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि वो नीड नहीं होगी, क्योंकि मॉल कंसेप्ट उसमें ऐसा कंसेप्ट था कि पूरी केमिस्ट्री उसी पर टिकी हुई थी, है ना। लेकिन रियल केमिस्ट्री की जो बुनियाद है, एक तरह से बेसिक्स जो हैं, वो अब इस चैप्टर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब क्योंकि हमें पता है कोई भी सब्सटेंस है किससे मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना है। कोई भी मैटर है एटम से मिलकर के बना है। तो इसलिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम टोटल एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं किसी मैटर की, जिसे हम बोल देते हैं एटम। तो एक्चुअल में एटम है क्या, तो डेफिनेशन तो हम एक लाइन में मैंने क्लियर कर भी लिया क्या कि एटम क्या है। जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाने में एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कौन करती हैं, ये छोटी छोटी यूनिट्स है ना, और वो क्या है, ईट, है ना। सिमिलरली अगर हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उनकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या होती है वहाँ पर, सेल। क्या बोल देते हैं हम इसको, सेल बोल देते हैं, है ना। जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है बॉडी की वो क्या है, सेल। छोटी छोटी सेल मिलकर के क्या बनाती हैं वहाँ पर, टिश्यू, और टिश्यू मिलकर के बनाते हैं मसल्स, और मसल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी, है ना। सिमिलरली जो एटम होता है, एटम भी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है किसी मैटर की, किसी सब्सटेंस की, ठीक। यू हैव लर्न दैट ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ मैटर, है ना। आपको पता है, आपने पढ़ा भी है कि हमारे चारों तरफ सब कुछ क्या है, मैटर है, ठीक। ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ईंटों की बात करें, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वॉल, ठीक। सिमिलरली एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसका, मैटर का, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पेपर को ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक, ओके, अब ठीक है। तो जैसे ब्रिक्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी वॉल की, किसी वॉल को बनाने में ब्रिक्स एक फंडामेंटल यूनिट की तरह काम करती है। सिमिलरली ऐसे ही किसी सब्सटेंस के फॉर्मेशन में जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, वो क्या है, एटम, ठीक। एटम्स को हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, एटम इज हार्ड टू बिलीव दैट एटम बिल्ड मैटर, है ना। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा मुश्किल है समझना कि मैटर का निर्माण एटम करता है। एज एटम आर टू स्मॉल इन साइज टू रिकॉग्नाइज, है ना, कि एटम इतना छोटा होता है साइज में कि जनरली नेकेड आई से हम उसे देख नहीं सकते, है ना। एन एटम कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जनरली एक एटम को आप किसकी हेल्प से देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। इतना स्मॉल साइज होता है किसी एटम का। क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ए माइक्रोस्कोप इज यूज टू लुक एट वेरी टिनी ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग देम अपीयर लार्जर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, किसी भी टिनी ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्जर शो करने के लिए एक माइक्रोस्कोप यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक। अब बात आती है एटम की डिस्कवरी की, कैसे कैसे एटम की डिस्कवरी हुई। तो एटम की डिस्कवरी के बारे में इंडियन
जो हमारे साइंटिस्ट थे, है ना, स्टार्टिंग में तो गुरुकुल्स और इन्हीं में स्टडी होती थी, तो उस समय जो है 400 बीसी के टाइम में भी ये बता दिया गया था कुछ इंडियंस और कुछ ग्रीक फिलोसफर के द्वारा, है ना, कि कुछ ग्रीक फिलोसफर और कुछ इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा जो है ऑलरेडी ये बता दिया गया था 400 बीसी में कि जो एटम होता है ना वो जनरली नॉन डिवाइजेबल होता है। क्या होता है? नॉन डिविजिबल पार्टिकल है और फंडामेंटल यूनिट है किसकी? मैटर की। तो मैटर की डेफिनेशन तो 400 बीसी के आसपास ही दे दी गई थी। क्या कहा था इन्होंने? कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? है मैटर का, ठीक। और क्या है ये? नॉन डिविजिबल है, क्योंकि एटम जो वर्ड आया है ना, एटम जो वर्ड आया है वो किससे आया है? एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है, और जिसका क्या मतलब होता है? एटोमियो। क्या होता है? एटोमियो, ठीक। इसका मतलब क्या है? अनकटेबल। क्या मतलब है इसका? अनकटेबल, CUTABLE। आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। एटोमियो क्या है? एक एटम क्या है? एक ग्रीक वर्ड से आया है एटोमियो, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, मतलब जिसे काटा ना जा सके या जिसे डिवाइस ना किया जा सके। तो क्या बोल सकते हो उसको? नॉन डिविजिबल, है ना। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि इतनी चीज़ें तो एटम के बारे में ग्रीक फिलोसफर्स और इंडियन फिलोसफर के द्वारा 400 बीसी में ही कह दिया गया था। क्लियर? लेकिन एक्चुअल में एटम होता क्या है ना, कैसे उसके टाइम टू टाइम मॉडल दिए गए हैं वो हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो पहले और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। एटम वाज स्टडीज बाय साइंटिस्ट फॉर सेंचुरीज, है ना। तो एटम की जो स्टडी है या एटम के बारे में वास्तव में एटम होता क्या है, तो काफ़ी दशकों से, काफ़ी शताब्दियों से जो है एटम्स के बारे में जो है साइंटिस्ट ने टाइम टाइम पर अलग अलग अपने अपने कंसेप्ट दिए। स्टिल दे वर अनेबल टू फाइंड हाउ एन एटम लुक्स लाइक। अभी तक भी साइंटिस्ट में थोड़ा सा आपस में एक सहमति नहीं है कि हाँ यार एटम एक्चुअल में होता क्या है। अभी भी वो उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि यार कैसा दिखता है ये एक एटम, है ना। स्टिल दे हैव अनेबल टू फाइंड हाउ एन एटम लुक्स लाइक। क्लियर? हाउएवर डाल्टन्स थ्योरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वाज पब्लिश्ड इन 1808। तो इसकी बात हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में कि डाल्टन ने या डाल्टन थ्योरी क्या थी अबाउट ऑफ एटम, है ना, कि एटम के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा था। तो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके, उसको आप क्लियरली वहाँ से और देख लेंगे, थोड़ा सा अभी भी डिस्कस करेंगे, ठीक। फिलहाल अभी यहाँ पे हमने बस इतना कहा है कि हाँ जी डाल्टन साहब ने सबसे पहले एटम के बारे में बता दिया था और क्या क्या पॉइंट थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की खोज के बाद और डिफरेंट डेवलपमेंट्स और अदर डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट पुट फोर्थ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई और डिफरेंट कंसेप्ट साइंस के आए, है ना, और डिफरेंट डिस्कवरीज हुई, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने एक इस एटम का मॉडल सबके सामने रखा कि एक्चुअल में एटम होता क्या है। डाल्टन थ्योरी। तो टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम के बारे में थ्योरी दी कि हाँ एटम एक्चुअल में कैसा दिखता है, क्या मास होता है, ठीक है, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन साहब ने 1808 में एक थ्योरी दी थी। डाल्टन प्रपोज दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो सबसे पहले डाल्टन साहब ने क्या कहा 1808 में कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसे है कि हम और डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि इनकी बात गलत थी और वास्तव में हम उनको अब डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल में, है ना। फिलहाल अभी डाल्टन साहब के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये इंडिविजिबल कहा इन्होंने, ठीक। और एटम क्या कहा इन्होंने, इंडिविजिबल और फंडामेंटल यूनिट। लेटर रिसर्चर एस्टैब्लिश्ड दैट एन एटम इज नॉट इंडिविजिबल, है ना, ऐसा नहीं है कि इसे डिवाइड नहीं कर सकते।
किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल में इसमें डिवाइड कर सकते हैं, जिनको कि आज हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मेन 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इसके अलावा और भी पार्टिकल होते हैं। ठीक, मेन रोल किस किस का होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो होने को तो इसमें और भी पार्टिकल जैसे मेसोन, पाई मेसोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तो डिफरेंट और भी सब एटॉमिक पार्टिकल इसमें होते हैं। ठीक, लेकिन मेन रोल किसका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट कि जैसे ही डाल्टन थ्योरी दी गई तो साइंटिस्ट में क्रेज आया कि यार हाँ, इसे हम फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल में और डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी के बेस पर इन फंडामेंटल पार्टिकल की डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवरी की गई। जैसे माइकल फेराडे साहब ने 1830 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, he observed that when electricity is allowed to pass through a solution of an electrolyte, chemical reaction occur at electrodes। इन्होंने किसी इलेक्ट्रोलाइट्स, किसी वैद्युत अपघट्य में जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रोड पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई। इन्होंने क्या किया, और ही स्टडीड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि इवैक्यूएटेड की गई। इवैक्यूएटेड मतलब कि वहाँ अगर उस ट्यूब में कुछ गैसेस हैं तो उसको इवैक्यूएट किया गया, वहाँ पर पार्शियली इवैक्यूएट किया गया उनको, है ना, कि हाई अमाउंट में गैस ना करके उनका अमाउंट थोड़ा सा बस क्या कर दिया, कम कर दिया उसमें। तो इस तरह की ये डिस्चार्ज ट्यूब है, आप देख रहे हैं ये। ठीक, और ये हाईली सील्ड होती है, मतलब अगर एक बार क्लोज कर दिया इसको तो ना बाहर से अंदर पार्टिकल आ सकते हैं, ना अंदर से बाहर पार्टिकल जाएंगे। किस तरह से इन्होंने सेटअप बनाया, इन्होंने एक एंड को मेटल रोड या मेटल वायर की हेल्प से कैथोड पॉइंट बना दिया, एक को एनोड पॉइंट बना दिया। ठीक, और किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ दिया जो कि हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता हो, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता हो। क्लियर। और एक वैक्यूम पंप लगा रखा है जिससे कि गैस को इवैक्यूएट कर सकें, या जो हाई प्रेशर था गैस का उसको थोड़ा सा क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक, तो इन्होंने हाई टेम्परेचर पर और वेरी लो प्रेशर पर, प्रेशर कैसा कर रखना है, लो, और वोल्टेज कैसी रखनी है, हाई। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर कुछ गैस इसमें ली और गैस को हाई वोल्टेज पे इन्होंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो गैस जो है वो आयोनाइज हुई। और इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कुछ रेडिएशन या कह लो उनकी स्टीम धारा उनकी कहाँ जा रही है, एनोड की साइड जा रही है। ठीक, हाई वोल्टेज जैसे इन्होंने अप्लाई की तो इन्होंने देखा कि कुछ रेडिएशन कैथोड पॉइंट से या कैथोड से कहाँ जा रही हैं, एनोड की ओर जा रही हैं। ठीक, ए स्ट्रीम ऑफ, वही इसका ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ भी है, ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड इनसाइड द ट्यूब ऑन अप्लाइंग सफिशिएंटली हाई वोल्टेज एंड रिड्यूसिंग प्रेशर। कम प्रेशर पर जैसे ही हाई वोल्टेज इन्होंने अप्लाई की तो कैथोड से एनोड की ओर कुछ रेडिएशन जा रही हैं। द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रेज पार्टिकल। इन स्ट्रीम को या इन रेज को इन्होंने क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज। क्यों, क्योंकि कैथोड से एनोड की ओर जा रही है तो इन्होंने कैथोड रेज नाम दे दिया इसको। ठीक, अब इन्होंने अदर छोटे छोटे चेंजेज करके इस एपरेटस में इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना चाहा कि एक्चुअल में ये कैथोड रे जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, है ना, किधर से किधर चल रही हैं, कि हमेशा कैथोड से एनोड ही चलेंगी या एनोड से कैथोड की ओर भी चलेंगी। स्पेशली इन्होंने कैथोड से जो रेडिएशन निकल रही है उनकी स्टडी की कि इनकी नेचर कैसी है। पहला सेटअप इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने ये परफोरेटेड एनोड बना दिया, मतलब थोड़े से होल बना दिए, इसमें टिनी होल बना दिए और पीछे एक स्क्रीन लगा दी।
इसे बोलते हैं फ्लोरिसेंट स्क्रीन। ये फ्लोरिसेंट कोटिंग कर दी, जो कि टीवी वगैरह में भी आप देखते हैं, टीवी वगैरह में भी फ्लोरिसेंट और फॉस्फोरिसेंट स्क्रीन यूज की जाती है ना। तो यहाँ से कैथोड रेज निकली और कैथोड रेज इन परफोरेटेड या जो होल है ये, इन होल से निकल करके कहाँ स्ट्राइक की, इन फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर। तो इससे क्या पता चला, अच्छा ये किसकी बनी थी, जिंक सल्फाइड की इस पर कोटिंग थी, ठीक। तो जैसे ही इन्होंने ये परफोरेटेड एनोड बनाया तो देखा कि ये कैथोड रेज जो है इन होल को पार करके इस फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर टकरा रही थी और यहाँ पे एक स्पॉट बन रहा था, है ना। कह रहे हैं आफ्टर पासिंग थ्रू परफोरेटेड एनोड पार्टिकल्स स्ट्राइक जिंक सल्फाइड कोटिंग एंड डेवलप ए ब्राइट स्पॉट। तो यहाँ पे कैसा स्पॉट बन रहा है, एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है, ठीक। द ब्राइट स्पॉट प्रूव दैट द स्ट्रीम मेड अप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब क्योंकि पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर ये चल रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई इन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तभी ये कौन से पोल की ओर को मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव पोल की ओर मूव कर रहे हैं। तो कैथोड रेज पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इस बात का कैसे पता चला, क्योंकि ये नेगेटिव पोल से कहाँ चल रहे हैं, पॉजिटिव पोल की ओर, ठीक। और क्या है, ये कैथोड रेज किसकी बनी होती है, पार्टिकल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पार्टिकल्स की बनी होती है, तभी जो है ये स्पॉट दिखाई दे रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक पार्टिकल है, हालांकि मास जो है काफ़ी कम होता है, लेकिन क्या है, तब पार्टिकल तो है ही ना। अब ये कैसे पता चला कि स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है, तो जैसे ही इन्होंने एक मेटल का ऑब्जेक्ट इन रेडिएशन के सामने रखा, तो ये पहली बात तो इनकी डायरेक्शन पता चल गई कि हाँ ये कैथोड से आ रही हैं, तभी इसकी जो शैडो है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। तो स्ट्रेट डायरेक्शन में ये रेडिएशन चल रही है, इसका मतलब कैसे पता चल रहा है कि एक मेटल ऑब्जेक्ट इन्होंने रखा तो इसकी जो शैडो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, और वो भी एनोड की साइड। तो कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, इससे इस वाले एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है। जैसे इन्होंने क्या रखा है इसके सामने, एक ये मेटल का ऑब्जेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूब इट कास्ट शैडो ऑन द वॉल अपोजिट टू द कैथोड, कि कैथोड से अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन रही है, इसकी शैडो बन रही है, इसकी परछाई बन रही है। तो ये कुछ इनके कंक्लूजन है। दूसरा एक और क्या कहा इन्होंने कि कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स। जैसे ही हमने यहाँ पर एक व्हील रखा तो वो मूव करने लगा। जैसे ये कैथोड रेज जाकर के स्ट्राइक हुई होंगी इस व्हील पर, तो इसने मैकेनिकल वर्क किया होगा और इस व्हील को क्या कर दिया होगा, रोटेट कर दिया होगा। इससे हम समझ सकते हैं कि कैथोड रेज को अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर डालें जो कि मूव कर सकता हो, तो वो इनकी हेल्प से क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा, ठीक। रोटेशन ऑफ पैडल व्हील प्लेस्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इंडिकेट दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, है ना। और ये इसका मूव करना प्रूफ करता है कि रियल में जो ये कैथोड रेज हैं वो किसकी बनी हुई हैं, मटेरियल पार्टिकल्स की, ठीक। तो ये कोई एनर्जी नहीं है, क्या है, ये कोई एनर्जी ना होकर के क्या है, एक मैटर, क्या है, ये भी एक मैटर है, एक मटेरियल पार्टिकल्स है, ठीक। क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे, एक मैकेनिकल वर्कर। अब इन्होंने जानने की कोशिश की इनकी नेचर कैसी है ना। तो इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर करके इन्होंने इनकी नेचर को जाना कि वास्तव में कैथोड रेज की जो नेचर होती है वो कैसी होती है। तो कह रहे हैं व्हेन डिस्चार्ज ट्यूब इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक ओब्लिक मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। कैथोड रेज किसकी ओर को मूव की, किसकी ओर को डिफ्लेक्टेड हुई हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर, जिससे ये क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इन कैथोड रेज पर कैसा चार्ज है, माइनस, है ना। और बाद में इनको क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया कैथोड रेज को, और बाद में ये प्रूफ भी कर दिया गया कि हाँ कैथोड रेज पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और हमें पता भी है इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। बाद में कैथोड रेज को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन से नाम दिया गया।
और इलेक्ट्रॉन्स पर हम जानते हैं कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्लियर हो रहा है कि कैसा चार्ज है कैथोड रेज पर। अगर दिस इम्प्लाइज दैट पार्टिकल इन कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। तो क्लियर हो गया, क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि कैथोड रेज पार्टिकल पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ही बारे में इससे थोड़ा सा एक एडवांस एक्सपेरिमेंट किया गया, किसके द्वारा, जे थॉम्सन के द्वारा। ठीक, तो जे थॉम्सन ने 1898 में एक डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब यूज की है, जो कि डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड्स इसमें यूज किए गए हैं, है ना, और डिफरेंट टाइप की इसमें गैसेस भी यूज की है। गैसेस भी कैसे यूज की है इन्होंने, डिफरेंट टाइप की यूज की है, और सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर इन्होंने लगाए हैं। यहाँ पे क्या क्या लगाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस कैथोड रे ट्यूब में लगा करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके देखा, तब देखा कि कैथोड रेज में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा, फिर देखा कि डिफ्लेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा। फिर इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ में लगा के देखें, फिर पता चला कि डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इन्होंने अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किया और क्या निकालने की कोशिश की है इन्होंने, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने निकालने की कोशिश की है ना। क्या निकालने की कोशिश की है इन्होंने, चार्ज टू मास रेशियो। ही डिटरमाइन द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। कैसे, वो मैंने बता दिया, बाय मेजरिंग डिफ्लेक्शन अंडर साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पहले अलग अलग, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फिर देखा डिफ्लेक्शन कैसा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इन्होंने देखा डिफ्लेक्शन कैसा है, फिर इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ लगाया, फिर इन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन है या नहीं है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की, पिछले डायग्राम में देखो कि जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो कैथोड रेज हैं वो कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक की हैं इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई है, इसके कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक की है, ए पॉइंट पर। जैसे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक की है, सी पॉइंट पे। इन्होंने जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल करने की कोशिश की है तब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ एक तरह से जो कैथोड रेज हैं वो किसी तरह का डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही और अपने ही डायरेक्शन पाथ में फिर से वापस जा सकती हैं। ठीक, अपने ही पाथ में कहाँ जा सकती हैं, फिर से वापस जा सकती हैं जब इक्वल स्ट्रेंथ के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाए गए हैं, है ना। तो इनके ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे और इन्होंने इसी बेस पर क्या कैलकुलेट कर लिया, चार्ज टू मास रेशियो इन्होंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जो कि कितना कैलकुलेट होकर के आता है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज कह सकते हो, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, है ना। इतना चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करके आता है इनके अकॉर्डिंग। ठीक, तो इन्होंने और काफ़ी कुछ कंक्लूजन निकाले इस एक्सपेरिमेंट से। इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है चार्ज का, किसी जैसे ही पार्टिकल, डिफरेंट गैसेस ली है ना इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने डिफरेंट गैसेस ली है। अब वो गैसेस जैसी आयोनाइज हुई होंगी तो वहाँ से कैथोड रेज निकल रही होंगी और कैथोड रेज के फॉर्म में एक्चुअली आ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो आ रहा है यहाँ से निकल करके, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले, इन्होंने कहा ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और एंड ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन, है ना। कि जितना ज़्यादा इन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, किन पर, कैथोड रेज पर, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में और मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। क्लियर। इन्होंने कहा, एक कंक्लूजन क्या कहा इन्होंने, जितना लाइटर होगा, क्या होगा, जितना लाइटर होगा पार्टिकल, मतलब जितना उसका मास कम होगा
तो इन्होंने कहा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा, ग्रेटर द मास ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। तो ये कुछ कॉन्क्लूजन थे, इन्होंने कुछ कॉन्क्लूजन निकाले। और क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा माइनस में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा हम कैसा चार्ज देखेंगे, माइनस। और ये प्रूफ भी कर दिया गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, कैथोड से एनोड की ओर, निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर, या निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो ये वैल्यू याद रखेंगे। चार्ज बाई मास रेशियो कितना आता है, 1.758820 इंटू 10⁻11। ठीक, ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जिसे हम बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये किस लिए किया गया, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कि अगर हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जैसे मैं कहने लगूं कि क्या चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर, तो ये तो हम एक तो हमें पता है कि यहाँ कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.60276 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ठीक, किस में होता है, माइनस में होता है। ठीक, तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है। ठीक, लेकिन वो पता कैसे चलेगा। तो R.A. मिली का नाम है इन साइंटिस्ट का। इन्होंने 1868 में, किसमें, 1868 में ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, सॉरी 1868 तो इनका बर्थ है, कब तक, 1953 तक। किया किस में है, जो इन्होंने वर्क किया है इस वाले प्रोजेक्ट पे 1906 से 14 तक, है ना। इस टाइम में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया है और कंक्लूजन कुछ निकाले हैं। क्या है, इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन्होंने बना रखा है। ये एक एटोमाइज़र है। ठीक, यहाँ से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट मिस्ट के फॉर्म में निकल करके आ रही हैं, आप देख रहे हैं ये जो आ रही है ये मिस्ट के फॉर्म में। ठीक, बहुत माइन्यूट पार्टी, इस एटोमाइज़र का काम क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट इसके अंदर से आ रही हैं और बहुत स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में आ रही हैं, मिस्ट के फॉर्म में आ रही हैं एक तरह से, है ना। क्या कह रहा है, देखो ये ऑयल ड्रॉपलेट आती हुई मिस्ट के फॉर्म में, है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या लगा रखी है, पॉजिटिव मेटल प्लेट, है ना, पॉजिटिव एंड से इन्हें कनेक्ट कर रखा है इन्होंने किसी सोर्स के, और चार्ज मेटल प्लेट है ये। जबकि नीचे कौन सी है, ये भी चार्ज मेटल प्लेट है, लेकिन कौन सा एंड है, नेगेटिव पोल है या नेगेटिव एंड है। यहाँ से एक लाइट सोर्स लगा हुआ है। ये इन जो रेडिएशन, सॉरी ऊपर से जो ये ऑयल ड्रॉपलेट आ रही हैं, और अंदर यहाँ पे कुछ एयर भी होगी, भाई यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगी, कुछ एयर भी होगी। तो उस एयर को भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आयोनाइज किया जा रहा है। किसकी हेल्प से, आयोनाइजिंग रेडिएशन या एक्सरे हम यहाँ पर डालते हैं। क्या डालते हैं यहाँ से, एक्सरे। तो एक्सरे यहाँ से डालेंगे तो ये जितनी भी एयर इस चैम्बर के अंदर होगी वो भी क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। और आयोनाइज जब भी कोई गैस हो, जब भी कोई गैस आयोनाइज होती है तो सीधी सी बात है वहाँ से क्या रिलीज़ कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रही होगी। अब चाहे यहाँ पे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, CO2 हो, जब कोई गैस आयोनाइज हो रही है, और किसकी वजह से हो रही है, हमने एक्सरे वहाँ पे ऐड की है। ठीक है, तो एक्सरे यहाँ से स्ट्राइक कराने के बाद ये गैस आयोनाइज हो गई, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज़ किए होंगे, तभी तो आयोनाइज होगी। ऊपर से क्या आ रही है, ऑयल ड्रॉपलेट आ रही है। ऊपर से क्या आ रही है, ऑयल ड्रॉपलेट आ रही है। तो इन्होंने इसी ऑयल ड्रॉपलेट के रेट ऑफ फॉल को डिटरमाइन करके, कि ऊपर से ये ड्रॉपलेट आ रही है और ड्रॉपलेट आ रही है, तो उसका रेट ऑफ फॉल कैलकुलेट करके, और क्या मास में चेंज आ रहा होगा जब ये इंटरेक्ट हो रही होगी इस आयोनाइज गैस के साथ। यहाँ कैसी गैस है, आयोनाइज गैस है। ठीक, ऊपर से ऑयल ड्रॉपलेट आ रही है, पॉजिटिव पोल से होती हुई आ रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके मास में क्या आएगा, चेंज आएगा। उसी मास को इन्होंने क्या क्या कैलकुलेट किया है, रेट ऑफ फॉल के साथ उस गैस के मास को कैलकुलेट किया है।
और उसी की वजह से इन्होंने क्या कैलकुलेट कर लिया, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता है, और E अपॉन एम रेशियो, E अपॉन एम रेशियो हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें चार्ज पता है और E अपॉन चार्ज अपॉन मास रेशियो पता है। ठीक, क्या होता है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या होता है ये हमें पता है, 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन ये कितना बताया था, ये अपॉन 1.758820 इंटू 10⁻11 तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और वो कितना आएगा, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इन्होंने रेट ऑफ फॉल को बस मास से कंपेयर करके कि क्या मास में चेंज आ रहा होगा इस ऑयल ड्रॉपलेट के, जब इसको कहाँ से एक टिनी होल से पॉजिटिव प्लेट से नीचे गिराया जाता है, क्या चेंजेज आ रहे होंगे, बस उसके बेस पे इन्होंने क्या कैलकुलेट कर दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे कैसे था ये, वो जो चीज़ें मैंने बोली है वही कुछ है। हेयर ए स्प्रे इज यूज टू क्रिएट इनफाइनाइट स्मॉल ड्रॉपलेट, तो ये एक स्प्रे यूज किया जा रहा है, इनफाइनाइट स्मॉल ड्रॉपलेट यहाँ से ये निकल करके आ रही हैं, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, धुंध के रूप में, ठीक, किसके रूप में, धुंध के रूप में आ रही हैं, जिस स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, सिंपली कहूँ तो दीज ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड एबव पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड अलाउड टू फॉल, ठीक, ये इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर आ रही है और यहाँ से निकल के आ रही है आगे। ए स्मॉल होल इन द पॉजिटिव चार्ज प्लेट अलाउ ओनली 1 ड्रॉप एट ए टाइम, यहाँ से इतना स्मॉल होता है ये होल जिससे कि एक समय में केवल एक ही ड्रॉप आती है। आगे क्या है, क्या कह रहा है, डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट वाज व्यूड थ्रो टेलीस्कोप इक्विप्ड विद ए माइक्रोमीटर आई पीसेस, है ना, ये एक एक ड्रॉप आ रही है, इसको हम किस चीज़ से देख सकते हैं, इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। क्या क्या इनके कंक्लूजन है, क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया है, द वेट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, क्या कैलकुलेट किया है इन्होंने, वेट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, कि ऑयल ड्रॉपलेट के वेट में कुछ चेंज आ रहा है जब उसे आयोनाइज चैम्बर में नीचे लाया जा रहा है। नीचे मैंने क्या बताया था, वहाँ गैस आयोनाइज फॉर्म में आ गई हैं, किसकी हेल्प से लाए थे हम, एक्सरे की हेल्प से, जो गैसेस थी उनको आयोनाइज किया है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया होगा, और जैसे ही ऊपर से ऑयल ड्रॉपलेट आ रही है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वेट में या मास में चेंज आएगा। द वेट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग रेट ऑफ फॉल ऑफ दिस ड्रॉपलेट, ठीक, तो कह रहे हैं कितना वेट में चेंज आया है, वो किसके रेस्पेक्ट, मेजरिंग रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स। द इरिडिएटिंग एक्सरे आयोनाइज एयर बिटवीन 2 प्लेट्स, मैंने क्या कहा था कि एक्सरे का काम क्या है, ये जो दोनों प्लेट के बीच में जो गैस होगी उसको आयोनाइज करना। आगे क्या कह रहे हैं, जैसे ये एक्सरे आयोनाइज कर देगी एयर को, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स नॉक्ड आउट एब्जॉर्ब्ड बाय ड्रॉपलेट, तो यही बात मैंने कही थी कि जैसे ही इन एक्सरे के द्वारा जो चैम्बर के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में जो गैसेस थी उनको क्या कर दिया गया, आयोनाइज कर दिया गया। आयोनाइज क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए, ड्रॉपलेट के द्वारा, तो उसके क्या हुआ होगा, मास में चेंज आया होगा, मास में चेंज आया होगा, तो उसका इन्होंने वेट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट कैलकुलेट कर लिया, मेजरिंग रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट, अकॉर्डिंगली ड्रॉपलेट्स अटेन इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, जैसे ही इन प्लेट के बीच में ऊपर से ये ऑयल ड्रॉपलेट आई तो इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा कैप्चर कर लिया गया। अब सीधी सी बात है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया गया तो उस ऑयल ड्रॉपलेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक, और फिर बाद में उसका क्या निकाल दिया, मास। नेक्स्ट है एनोड रेज, कैसे, तो इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवरी की गई है ना,
इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, कौन से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वो कैलकुलेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है और उसका मास है वो मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और E/m रेशियो को किसने बता दिया, जे थॉमसन ने एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया है। तो एनोड रेज या ऐसे कह लो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एनोड रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो कैसे हुई प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप माइकल फैराडे साहब ने बनाया था उसी तरह के सेटअप में बस थोड़ा सा चेंज किसने कर दिया, 1886 में ई गोल्डस्टीन साहब ने। क्या कहा, क्या किया उन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एनोड को परफोरेटेड बनाया था, ठीक, और कैथोड को एक सिंपल प्लेट के फॉर्म में लिया था। लेकिन इन्होंने उन्हीं के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सोचा कि यार कैथोड से कुछ रेडिएशन निकल रही हैं जो कि एनोड की ओर मूव कर रही हैं। इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एनोड को तो अब परफोरेटेड नहीं बनाया और कैथोड को परफोरेटेड बना दिया। आ रही है बात समझ में, ये वाला नेगेटिव चार्ज वाला एंड कौन सा है, कैथोड, ठीक। तो कैथोड को अब परफोरेटेड बना दिया, एनोड नॉर्मल प्लेट की तरह है। तो यहाँ इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ठीक है कैथोड से तो कुछ रेडिएशन जा रही थी एनोड की ओर, लेकिन एक्चुअल में जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन की तो इन्होंने देखा कि कुछ रेडिएशन कैथोड से एनोड तो जा रही थी, लेकिन साथ साथ कुछ रेडिएशन एनोड से कहाँ की ओर जा रही थी, कैथोड की ओर जा रही थी, जो कि सिमिलरली इन कैथोड परफोरेटेड जो कैथोड था उनसे निकल करके इस जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसकी बॉल पर स्ट्राइक हो रही थी, इनकी बॉल पर टकरा रही थी, ठीक। और यहाँ भी इन्होंने क्या यूज़ की थी, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक। तो क्या क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाले, इन्होंने कहा दियर नेचर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, कि ये जो एनोड से निकलने वाली जो रेडिएशन है इनकी जो नेचर है वो किस पर डिपेंड कर रही है कि कैसी गैस आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब में ली है। E/m रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो ऑल्सो डिपेंड ऑन द मास ऑफ द गैस, कि इस गैस का जो मास है, जो भी गैस आपने ली है, ऑक्सीजन ली है, हाइड्रोजन ली है, नाइट्रोजन ली है, तो जो E/m रेशियो होगा किनका, चार्ज बाई मास रेशियो की, क्या इस पे चार्ज होगा। अब जैसे हालांकि एनोड को बाद में प्रोटॉन कह दिया गया, तो अभी तो चार्ज के फॉर्म में मैं केवल ई से शो कर रहा हूँ उसको, चार्ज बाई मास रेशियो एनोड रेज का वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो गैस आपने ली है उसके मास पर। बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इन पे कैसा चार्ज है, क्योंकि एनोड से कैथोड की ओर चल रही हैं, तो पता चल गया भाई कैसा चार्ज है इनके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है ना। और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन। तो बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एनोड रेज बिहेव अपोजिट टू कैथोड रेज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली जैसा इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा था, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज था, उसके अपोजिट कौन बिहेव करेगा, एनोड रेज, या बाद में इनको क्या नाम दे दिया गया था, प्रोटॉन। और किसने दिया था बाद में इनको ये नाम, रदरफोर्ड ने। किसने दिया था, रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया था इनको, एनोड रेज को प्रोटॉन नाम दे दिया था, जिसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो शुरू में माइकल फैराडे साहब ने बनाया, उसमें ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन की कैथोड रेज की डिस्कवरी की, लेकिन बाद में जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया उन्हें, ठीक। अब सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप गोल्डस्टीन साहब ने बनाया, लेकिन बाद में कि इन एनोड रेज को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया, कि इन पे कैसा चार्ज होता है, क्या इनका मास होता है, वो सब किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड साहब ने, है ना। तो रदरफोर्ड साहब ने इन्हें बाद में प्रोटॉन नाम दे दिया। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किसी और ने बनाए हैं, नाम किसी और ने दिए, ठीक है। सिमिलरली इनकी नेचर के बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में इनकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेडिएशन एनोड से निकल रही थी
तो वो निगेटिव प्लेट की ओर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब इन पर कैसा चार्ज है भाई, सीधी सी बात है, ये एनोड रेज हैं। जैसे यहाँ पे ये फील्ड लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन से पोल की ओर जा रही है, नेगेटिव पोल की ओर जा रही है। इट मीन्स इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा इन पे, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से इनकी नेचर के बारे में पता चला कि हाँ कैसे इन्होंने पॉजिटिव पोल की ओर मूव किया है या नेगेटिव पोल की ओर मूव किया है। ठीक है ना। दीज रेज आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दे ट्रेवल इन डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेज। तो क्लियर है भाई, कैथोड रेज एनोड की ओर चल रही थी, एनोड रेज कैथोड की ओर चल रही है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने क्लियर कर लिया है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है, मुलिकन साहब ने। मिलीकन नाम, सॉरी एक्चुअल में इसका, मिलीकन ऑब्जर्व दैट ड्रॉपलेट एक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा क्या, अगर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, किसी एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक कांस्टेंट वैल्यू का। ठीक, जैसे E की वैल्यू कितनी है ये, तो जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, Q इज इक्वल टू NE, और N क्या है, कोई एक इंटीजर नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6। तो रिलेटिव चार्ज इन्होंने बता दिया था कि रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, -1। तो इलेक्ट्रॉन पर रिलेटिव चार्ज कितना होता है, -1। प्रोटॉन पर कितना होता है, +1। और न्यूट्रॉन पर रिलेटिव चार्ज क्या होता है, 0। कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आपस में कंपेयर की जाए तो इस तरह से रिलेटिव चार्ज होते हैं उनके ऊपर। जबकि एक्चुअल चार्ज कूलाम में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम, माइनस में। किस में होगा ये, माइनस में होगा। जबकि प्रोटॉन पर कैसे होगा, इसका जस्ट अपोजिट, वो प्लस में होगा। क्लियर। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी बाद में, हालांकि एनोड रेज के बारे में तो बता दिया था गोल्डस्टीन साहब ने, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी बाद में 1919 में अर्नस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड ए न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल नेम्ड एज प्रोटॉन्स। तो जो एनोड रेज थी एक्चुअल में उन्हीं को प्रोटॉन नाम दिया गया, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ अलग था। ठीक, माइकल फेराडे का एक्सपेरिमेंटल सेटअप और जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगभग सेम था, बस उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में बिहेवियर देखा किसका, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो सेटअप था गोल्डस्टीन साहब का, वो और इनका रदरफोर्ड साहब का कुछ अलग था। वो हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। ए प्रोटॉन हैज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम एंड रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव चार्ज। तो इतना हमें ऑलरेडी क्लियर है 9-10 से ही कि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, और क्या चार्ज होता है उस पर, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे लिए याद रखने वाली बातें बस यही हैं, जो कि क्या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज है, किसने उसकी डिस्कवरी की थी, कितना रिलेटिव चार्ज होता है, क्या मास होता है। ठीक, तो ये बेसिक सी चीज़ें हम एक टेबल के थ्रू पढ़ लेंगे अभी। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन का मास 1836 टाइम ज़्यादा होता है। तो किसका मास ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, 1836 गुना ज़्यादा होता है। चार्ज कैसा होगा, प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। क्लियर, बस ये प्लस में होगा और इलेक्ट्रॉन पर किस में होगा, माइनस में। और मास कितना होगा, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, किसका, प्रोटॉन का। जबकि इलेक्ट्रॉन का कितना था, 9.1 समथिंग × 10⁻31 kg, है ना। तो इसको अभी एक टेबल की हेल्प से देख लेंगे फिलहाल। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई कि चैडविक ने 1932 में बॉम्बार्डमेंट कराई किसकी, हीलियम पार्टिकल की। कोई अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ठीक, अल्फा पार्टिकल की इन्होंने, जिसे हम हीलियम पार्टिकल भी कह देते हैं, ठीक, अल्फा पार्टिकल को, उसकी बॉम्बार्डमेंट कराई है। एक बेरिलियम की पतली सी सीट है, थिन लेयर की सीट है, और उससे जैसे ही ये रेडिएशन पास होकर के निकली, उसको पास कराया फिर एक पैराफिन बैग्स में। ठीक,
तो इन्होंने क्या रिजल्ट निकाले, दिस एमिटेड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो ये जो इस पैराफिन बैग से पास होकर के जो ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, इन्हें इन्होंने न्यूट्रॉन नाम दे दिया, और इन्होंने कहा कि इनका जो मास है वो एक्चुअल में प्रोटॉन के मास से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बस अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट करा दी बेरिलियम पार्टिकल पर, उनको पैराफिन बैग से पास कराया और यहाँ से इनका मास ऑब्जर्व कर लिया कि एक्चुअल में इसका मास कैसा है। तो ये यूज क्यों की थी, क्योंकि इससे थोड़ी सी इनकी स्पीड स्लो डाउन हो गई थी। कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, टेबल हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन पर जो मास होगा वो कितना होगा। पहली बात तो चार्ज देख लो, इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल ई, पी और एन, प्रोटॉन के लिए पी और न्यूट्रॉन के लिए एन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस के होगा, और ये किस में होगा, प्लस में। तो बस प्लस माइनस का चेंज यही है, बाकी वैल्यू सेम है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कैसा होगा, बस ऑपोजिट होगा, वैल्यू कैसी होगी, कूलम में सेम होगी। रिलेटिव चार्ज की बात करें -1 +1 और 0, तो न्यूट्रॉन पर कैसा रिलेटिव चार्ज होता है, 0, और एब्सोल्यूट चार्ज भी 0 होता है और रिलेटिव चार्ज भी 0, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट। रिलेटिव चार्ज का मतलब होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों का अगर हम देखें तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बस सेम है लेकिन अपोजिट है, तो इसका -1 और इसका +1। मास की बात करें तो अभी डिस्कस कर चुके हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है, सेम होता है। देखिएगा 1.67262 है और इसका 1.67492 है, तो बस लास्ट की 3 डिजिट में देखो बस इतना सा डिफरेंस है, तो अप्रोक्स सेम होता है। मास यू में अगर देखें तो इसका 0.00 यू क्या है, यूनिफाइड मास, तो 0.00054, जबकि 1.00572, और ये पहले ही बता चुके 1800 कितना था, ये 35 गुना शायद, अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कितना था, हाँ 1836 टाइम 1836 गुना मास होता है प्रोटॉन का, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। अप्रोक्स मास तो इसको 0 ही मान लेते हैं, है ना, और इसको 1 और इसको अप्रोक्स 1, क्योंकि ये काफ़ी कम क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास लगभग क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तभी जो टोटल मास होता है किसी एटम का, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसे हम क्या मान लेते हैं, अप्रोक्स 0 मान लेते हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ एटॉमिक मॉडल। तो क्या क्या नीड हुई है हमें एटॉमिक मॉडल की, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी के बाद साइंटिस्ट को लगा कि यार कैसा एटॉमिक मॉडल होगा, कैसे ये अरेंज होंगे किसी एटम में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एटॉमिक मॉडल की नीड हुई है। ठीक, कि कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, कहाँ प्रोटॉन होते हैं, कहाँ न्यूट्रॉन होते हैं, तो एक एक करके हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि एक्चुअल में एटॉमिक मॉडल हैं क्या, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना जो है पढ़ते रहिए बेटा, नोट्स बनाते रहिए, स्लाइड्स में ही काफ़ी मटेरियल हमने प्रोवाइड करा रखा है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।